नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत। गजानंद जी नमस्कार, सभी का स्वागत है, सभी का हार्दिक स्वागत। वेरी गुड मॉर्निंग। अब सिर्फ हाँ जी, जीतू, माँ बापू, फ्रूटी योगी, प्रदीप गौड़, आप सभी दोस्तों का, ललिता चौधरी, राज जांगीड़, प्रेम नोखवाल, पीयूष, प्रियंका, मंजू, गणेश, मिस्टर राकू, आदित्य कुमार, कमलेश राव, मनोज कुमार यादव, लोहिया बॉय। चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह बेहतरीन ठंड के इस मौसम में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करना चाहेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन सभी को लेकर आप सभी के सामने हम हाजिर हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की बातों की। सबसे पहले, और देखिए, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। सब लोग जानते हैं कि रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। और जो व्यक्ति हार नहीं मानेगा, जो घर से निकला है, वो मंजिल पर एक दिन अवश्य पहुंचेगा। जिसने सफलता का सपना देखा है, वो एक दिन सफलता को जरूर पाएगा। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। इसी को लेकर आपके सामने बातें हैं कि रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, उसके बावजूद भी फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता है। तो हार नहीं माननी है, जीवन में लगातार आगे बढ़ना ही है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, और ये योग्यता स्थान देती है। और तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। मेरे दोस्तों, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, और योग्यता स्थान देती है। अगर श्रद्धा मिल जाए, नम्रता आ जाए, और किसी व्यक्ति के पास योग्यता है, अगर ये तीनों किसी व्यक्ति के पास हैं, तो ये मान लीजिएगा अमूल्य धन उस व्यक्ति के पास है। श्रद्धा है उसकी, नम्रता है, और अगर उसके पास योग्यता आ जाती है, तो श्रद्धा, नम्रता और योग्यता मिलने के बाद वह व्यक्ति, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उसे अपमान का सामना करना पड़े। वह व्यक्ति हमेशा क्या पाता है? सम्मान पाता है। तो आपके पास श्रद्धा भी होनी चाहिए किसी चीज में, उसके बाद आप नम्र बनो। विनम्रता तो एक व्यक्ति की पहचान है, और अकड़ना मुर्दों की पहचान है, ये आप लोग बिल्कुल बात जानते हैं। और उसके बाद आपकी योग्यता का आप दुनिया को आभास कराइए कि हम कितने योग्य हैं। अरे सबसे पहले पोलैंड कैसे आ गया भाई। चलिए आज की बात करें सवालों पर। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे दोस्तों, जरा जवाब दीजिएगा क्या होगा इसका सही जवाब, और उसके बाद हम धीरे धीरे बातों को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले छऊ नृत्य को कब शामिल किया गया था, आपको यह बताना है। यानी अब आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो ये वाला है। कोलकाता में होने वाली प्रसिद्ध दुर्गा पूजा, जिस समय बड़े बड़े पंडालों में दुर्गा माता की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई जाती है, उसके बाद जैसे ही ये समारोह संपन्न होता है, उसके बाद माता दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि कोलकाता की दुर्गा मां की जो पूजा की जाती है, उसको यूनेस्को ने अपने सांस्कृतिक विरासत की अमूर्त जो सूची है, उस अमूर्त सूची के अंतर्गत क्या कर दिया है, उसे शामिल कर लिया है। यह बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। कल भी आप लोगों को बताया था, रीगा के बारे में बताया था, ये सांस्कृतिक गीत है, उसके बारे में भी आप लोगों से बातचीत की थी मैंने। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि कोलकाता की दुर्गा पूजा जो है, उसको की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है। इस अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल करने के साथ ही यहां वर्ष 2021 में, दिसंबर 2021, आज ही नोट डालकर इस बात को लिख लेना, दिसंबर 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है, इसके भारत का अंतिम तत्व कौन सा है, या कौन सी ऐसी चीज है जो भारत की है और उसे क्या कर दिया गया, यहां पर शामिल किया गया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के अंतर्गत। तो यह ध्यान रखना, उसका नाम क्या है, यह है आपका दुर्गा पूजा, यानी कलकत्ता में, बंगाल में होने वाली प्रसिद्ध दुर्गा पूजा। कहां पर? बंगाल, ममता दीदी के गढ़ में होने वाली ये सांस्कृतिक विरासत की जो कोलकाता की आपकी दुर्गा पूजा है, वो अंतिम अभी हाल ही में दिसंबर 2021 में इसे क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है।
तो अब जरा सुनिएगा, 2017 में इससे पहले छऊ नृत्य को और राजस्थान का एक नृत्य जिसका नाम है राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, कौन सा है? राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य, वो भी इसी की विश्व विरासत सूची की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत क्या है? शामिल है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है ना, सांस्कृतिक विरासत, इस सूची में उसे क्या किया गया है? शामिल किया गया है। मेरे मित्रों, इस बात को ध्यान रखिएगा, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में उसे शामिल किया गया है। राजस्थान का एक क्या है? कालबेलिया नृत्य है। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है ये बताइए, जिसने देश और विदेश में भारत का नाम रोशन किया है? देश और विदेश में नाम रोशन किया है, जिसको लेकर, कालबेलिया नृत्य को लेकर, उसका आपको नाम बताना है। उस महिला का नाम बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है अब तक। तो इसका सही जवाब 2017 में छऊ नृत्य को शामिल नहीं किया गया था, पहली बात। हाँ जी, सांस्कृतिक विरासत धरोहर सूची में शामिल दुर्गा पूजा जो है वो 5वें से लेकर 10वीं तक नवरात्रि में मनाया जाता है, एकदम सही बात है, पश्चिमी बंगाल का प्रसिद्ध है ये। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि 2020 के अंतर्गत कालबेलिया नृत्य अमूर्त सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल है और राधा कंवर का सही जवाब आ चुका है। राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो जो है, वो गुलाबो, ध्यान रखना, बड़ा प्रसिद्ध उनका नृत्य है और गुलाबो ने ही इस पूरे कालबेलिया नृत्य को देश विदेश और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अगर इसे शामिल किया गया तो इसका पूरा का पूरा श्रेय किसको जाता है? गुलाबो को जाता है। तो इसका सही जवाब जो है वर्ष 2020 है, यानी छऊ नृत्य जो है, इससे पहले छऊ नृत्य को 2020 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था भारत की तरफ से। अभी दिसंबर 2021 में किसको शामिल कर लिया गया? कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। राजस्थान का अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान का ध्यान रखना क्या है, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य इस अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है और गुलाबो जो है इसकी प्रसिद्ध क्या है? नृत्यांगना है। हाँ जी, सही कह रहे हो, यूनेस्को की स्थापना आप लोग, ठीक है, 16 नवंबर 1945, ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष आंद्रे अंजोलो है, भारत इसका सदस्य 1977 में बना था। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्तमान की करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये कलकत्ता की बंगाल की दुर्गा पूजा जो है उसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि इसकी कौन सी सूची में शामिल किया गया है, तो पर्यावरणीय सूची में शामिल किया गया है या कौन सी सूची में? तो आपको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची ध्यान रखनी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अब तक देश के कुल कितने भारतीय तत्वों को यूनेस्को की विश्व विरासत की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया जा चुका है? ये बहुत ही इसी से सवाल से लेकर मैंने बनाया है, यानी भारत के ऐसे अब तक कुल कितने स्थान हैं जिन स्थानों को अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया जा चुका है। यानी टोटल दुर्गा पूजा सहित छऊ नृत्य, कालबेलिया नृत्य, ये सब मिलाकर जो है अब तक भारत के कुल कितने भारतीय तत्वों को यूनेस्को की विश्व विरासत की कौन सी सूची में, अमूर्त सांस्कृतिक सूची जवाब पूछा जा रहा है, इस सूची में शामिल किया जा चुका है। ऐसे भारत के कितने तत्व या कितने ऐसे चीजें हैं जिनको अमूर्त सांस्कृतिक जो धरोहर है, अमूर्त सांस्कृतिक जो धरोहर है यूनेस्को की, उसमें क्या किया जा चुका है? शामिल किया जा चुका है। ऑप्शन आपके सामने है, कितने? 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं, 14 हैं, कितना होगा इसका सही जवाब जरा बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया राजस्थान का कालबेलिया नृत्य है, छऊ नृत्य आपका है, इसके अलावा अभी दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। इसको मिलाकर अब तक टोटल वर्ष 2021 तक आपसे पूछ सकता है, अब तक का मतलब यहां 2021 है, दिसंबर 2021 तक टोटल कितने ऐसे चीजें हैं कि इतने क्या तत्व हैं जिन तत्वों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ध्यान रखना, इनकी संख्या टोटल 14 है। क्या है? 14 टोटल ऐसे तत्व हैं जिनको अब तक क्या कर लिया गया है? शामिल कर लिया गया है। सर इससे फायदा क्या होगा? क्योंकि हम भारतीय सिर्फ लाभ की बात करते हैं, हमें लाभ होना चाहिए, काम कुछ भी हो, अच्छा हो घटिया हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा लाभ क्या है वो बताइए। इससे लाभ ये होता है, एक तो पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। किसको? पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से आर्थिक लाभ होता है। क्या होता है? आर्थिक लाभ होता है। इसके साथ साथ इनका संरक्षण जो है, इनका संरक्षण के लिए भी क्या करता है यूनेस्को? इसके लिए फंडिंग करता है, उससे भी हमारा क्या होता है?
आर्थिक लाभ होता है। देखिए साथ में इनका संरक्षण लंबे समय तक हो गया, प्लस इसके अलग पहचान मिलती है दुनिया भर में, प्लस इसके साथ साथ इन सब चीजों से लाभ ही लाभ है। यानी वो सबसे बड़ा लाभ कौन सा है? आर्थिक लाभ है। सारी चीजें जो इसमें शामिल की जाती है उनसे पूरे दुनिया भर में व्यापक प्रचार प्रसार होता है, और दूसरे देशों से जो लोग इंडिया घूमने आते हैं पर्यटन की दृष्टि से, वो पर्यटन की दृष्टि से जो लोग आते हैं वह इन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची जो है इसमें शामिल जो भी स्थान है, जो भी वस्तुएं इस सूची में शामिल है, भारत आने वाला व्यक्ति भारत की इस सूची में शामिल स्थान, वस्तु और तत्वों को अवश्य देखना क्या करता है? पसंद करता है। तो ये सब यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब तक टोटल 14 स्थान इस विश्व विरासत सूची में सांस्कृतिक की अमूर्त सांस्कृतिक जो सूची है उसमें शामिल किए जा चुके हैं। इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग क्या कर दिएगा? ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब चलिए बात करें आगे। अगला सवाल जरा देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्या है। यहां पर 16 दिसंबर को भारत व बांग्लादेश में विजय दिवस मनाया गया है। वर्ष 2021 में इस दिन बांग्लादेश ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 2021 में इस दिन बांग्लादेश ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई है, आपको यह बताना है। अभी हमारे राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद साहब, राष्ट्रपति कौन है साहब? राष्ट्रपति हमारे हैं रामनाथ कोविंद साहब। ये कहां गए हुए हैं? तो आपको पता होगा इसी विजय दिवस जो बांग्लादेश में आयोजित हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है साहब? ढाका है। और बांग्लादेश वो देश है जो बिम्स्टेक का सदस्य देश है। क्या है? बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक उसका सदस्य देश भी है बिम्स्टेक का, ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की राजधानी ढाका विजय दिवस में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। वर्ष 1971 का युद्ध जो है वो पाकिस्तान के साथ हमारा लड़ा गया। 3 दिसंबर की तारीख को, 3 दिसंबर 1971 को यह युद्ध आरंभ हुआ। 16 दिसंबर 1971 आते आते पाकिस्तान के 93,000 सैनिक, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटनों के बल क्या करवाया? आत्मसमर्पण करवाया। यानी किसी भी सैनिक के लिए आत्मसमर्पण से बड़ा कोई भी दाग नहीं होता है जीवन में, ये ध्यान रखिएगा। यानी किसी भी सैनिक का सबसे बड़ा अगर अपमान कहे जाए तो वो उसका अपमान आत्मसमर्पण है। युद्ध के मैदान में अगर कोई सैनिक आत्मसमर्पण कर देता है इसका मतलब उसकी कायरता की निशानी है ये। और क्या किया हमारे भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन के तहत? 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनको क्या करवाया था? आत्मसमर्पण करवाया था। जो भी कहा गया कि हम युद्ध के मैदान में तो जीत गए, युद्ध के मैदान में तो हम जीत गए थे, लेकिन बाद में शिमला समझौता जब इंदिरा गांधी ने किया तो हम टेबल पर क्या कर गए? हार गए साहब, टेबल पर हार गए हम लोग। क्यों हार गए? इस शिमला समझौते में आपको पता है कि किस व्यक्ति के साथ इंदिरा गांधी की बातचीत हुई, और उस बातचीत के तहत एक तो इन 93,000 सैनिकों को हमने छोड़ना पड़ा, प्लस हमारा जो भूमि का टुकड़ा जहां तक हमने कब्जा कर लिया था वो भूमि का टुकड़ा भी हमने इनको क्या कर दिया? वापस दे दिया। तो हमारे सैनिकों की जो बहादुरी थी वो पूरी बहादुरी बेकार चली गई। हालांकि दुनिया भर में यह व्यापक प्रचार प्रसार जरूर हुआ कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की सेना को 93,000 सैनिकों को बंधक बनाए रखा, और बाद में उनकी बातचीत हुई तब उनको छोड़ा गया। लेकिन इंदिरा गांधी के बाद ये जब समझौता हुआ तो ये कहा गया कि युद्ध के मैदान में तो भारत जीत गया, लेकिन जो टेबल की बातचीत थी यानी शिमला समझौते की टेबल थी उस पर क्या कर गए? हार गए। तो यहां पर इन सैनिकों को बाद में छोड़ दिया गया। यही वो 16 दिसंबर की तारीख है मेरे मित्रों जिस दिन इसी यहां पर इसको आजाद कराने के लिए एक सेना का गठन किया गया था जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी सेना। कौन थी? मुक्ति वाहिनी सेना का भी क्या किया गया था? गठन किया गया था। और मैंने कल भी आपको बताया था इस पूरे मिशन को अंजाम देने में सबसे बड़ी भूमिका जो थी वो उस समय के तत्कालीन सेना प्रमुख हमारे जो थे वो सेन मानेकशॉ थे। सेन मानेकशॉ जो थे उनकी पूरी रणनीति थी मानेकशॉ, ठीक है, उनकी रणनीति थी। लेकिन उनके निधन पर इस देश की उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, किसी पार्टी विशेष की बात हम नहीं करें, मनमोहन सिंह जी की सरकार उस समय थी। लेकिन जिस समय सेन मानेकशॉ का निधन हुआ उस समय सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा उनको सम्मान तक देने के लिए नहीं पहुंचा था। यह बात उस समय की है। तो ये सारी बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन मूल सवाल हमारा है 2021 में
इसने अपनी स्थापना के कौन सा जो है वो वर्षगांठ मनाई जा रही है? हमारे तो इस विजय दिवस की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है, आपको पता होगा, यानी भारत में स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है। आपको वैसे भी पता चल जाएगा, वर्ष 1971 में युद्ध लड़ा गया, अब वर्ष चल रहा है 2021, तो आप खुद ही अंदाजा लगा दीजिएगा भैया 21 वर्ष ये हो चुके और इधर से 71 तक यानी 50 वर्ष इसके पूर्ण हो चुके हैं। लेकिन बांग्लादेश जो है, इस बांग्लादेश ने अपनी आजादी की, अपने देश की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ हाल ही में मनाई है? तो ये जैसे भारत वैसे ही है, ठीक है। यहां पर 50वीं वर्षगांठ हाल ही में क्या की गई है? बांग्लादेश ने मनाई है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। और भारत में जो हमारा सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट बन रखा है या फिर जो नया वॉर मेमोरियल बनाया गया, वहां पर कल देश के प्रधानमंत्री और इसके अलावा तमाम बड़े सेना प्रमुख जो हमारे हैं, उन सब ने जो शहीद हुए लोग हैं उनको क्या की थी? यहां श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो ध्यान रखना, यहां से सवाल बन सकता है कौन सी वर्षगांठ है? तो 50वीं वर्षगांठ इस बार क्या की जा रही है? मनाई जा रही है। अगला सवाल, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना किसके द्वारा आरंभ की गई है? भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित जो परियोजना, भंडारण परियोजना है, वो इनमें से किसके द्वारा आरंभ की जा रही है? हाइड्रोजन है, इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं, इसे एच से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं, इसे भविष्य का ईंधन इसे कहा जाता है, ये ध्यान रखना। भविष्य का ईंधन ऐसे कहा जा रहा है, यानी एक तो ये क्या है? शुद्ध है, पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं पहुंचाता है, प्लस इसके साथ साथ हमारा ईंधन की जो क्षमताएं हैं, ईंधन की जो आवश्यकताएं हैं, इनको पूर्ति करने में भी इसकी क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। तो चलिए अब देखिएगा इसका सही जवाब क्या है। भारत की पहली है, इसका मतलब सवाल इंपोर्टेंट है। भारत की पहली है ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना है, यानी इसको कैसे संरक्षित रखा जाए, कैसे लंबे समय तक इसका यूज किया जाए, इसको लेकर के यह जो आपकी परियोजना है इसकी शुरुआत की जा रही है। तो इसका सही जवाब आप क्या दे पा रहे हैं, जरा देखते हैं। HPCL इसका सही जवाब हो सकता है क्या? ONGC हो सकता है क्या? NTPC, BPCL? इसमें से ना तो HPCL है, ना ONGC है, ना BPCL है। इसका सही जवाब है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसका सही जवाब है, क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, पावर कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन इसका क्या है? सही जवाब है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है? भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना की क्या की जा रही है? शुरुआत की जा रही है। ये NTPC जो कंपनी है, ये ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली एक प्राइवेट कंपनी है, जिसमें भारत सरकार भी अपना क्या करती है? सहयोग देती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल क्या है? सॉरी, यहां पर नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। देश के पहले गृह मंत्री और देश के पहले उप प्रधानमंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत का बिस्मार्क हम लोग कहते हैं, 15 दिसंबर 2021 को भारत के प्रथम गृह मंत्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी पुण्यतिथि हाल ही में मनाई गई? 15 दिसंबर 1921 को भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम ही उप प्रधानमंत्री, और जिन्हें लौह पुरुष के नाम से हम जानते हैं, जिसे भारत का बिस्मार्क कहते हैं। बिस्मार्क कौन था आप लोग जानते हैं? किस देश के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी? कौन सी पुण्यतिथि हाल ही में मनाई गई? 69, 70, 71, 72? तो जरा सुनिएगा, सरदार पटेल के बारे में थोड़ी बात अपन करते हैं। 31 अक्टूबर की तारीख वर्ष 1875 को गुजरात का एक जगह है जिसका नाम है नदियाड। क्या नाम है? नदियाड। यहां पर गुजरात में क्या हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। उसके बाद इन्हें संविधान के धीरे धीरे अलग अलग आयामों के साथ देश के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ने का अवसर मिला। महात्मा गांधी के संपर्क में आए। महात्मा गांधी के विभिन्न जो आंदोलन थे, उन आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें खेड़ा आंदोलन और बारदोली आंदोलन जैसे प्रमुख आंदोलन रहे। यहां पर आपका एक तो कौन सा आंदोलन है? खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन हुआ वर्ष 1918 में। इसके अलावा एक बारदोली का आंदोलन जो सरदार पटेल से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, ये वर्ष 1928 में हुआ। और
इस बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही या आंदोलन के दौरान ही इन्हें महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। सरदार का मतलब होता है एक प्रमुख नेता, एक प्रमुख नेता या फिर एक नेता भी आप लोग कह सकते हो। एक प्रमुख नेता होता है सरदार का मतलब। उसके बाद देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद देश में 565 विभिन्न प्रकार की रियासतें थी। उन सभी रियासतों को एकीकरण करने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके साथ वीपी मेनन की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि वो अंग्रेजी जमाने के साथ अंग्रेजी के जो रियासती विभाग था, अंग्रेजों के बाद में उसे रियासती विभाग बनाया। पहले अंग्रेजी सरकार के साथ ये काम कर चुके थे। छोटे छोटे राजे रजवाड़ों के साथ किस प्रकार तालमेल बैठाना, ये पूरी जानकारी वीपी मेनन को थी और वो जानकारियां किसको दी? बाद में देश के प्रथम गृह मंत्री को दी। 565 रियासतों में से कुछ रियासतें ऐसे थी, जैसे एक रियासत थी त्रावणकोर। त्रावणकोर जो रियासत है वो भारत की पहली रियासत थी, दक्षिणी भारत की, और पूरे भारत की पहली रियासत थी जिसने अपने आप को स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। इसके बाद एक रियासत जिसका नाम था हैदराबाद, एक रियासत जिसका नाम क्या था? हैदराबाद। एक रियासत जिसका नाम था भोपाल, एक रियासत क्या थी? भोपाल। एक रियासत थी जिसका नाम था जूनागढ़, एक रियासत जिसका नाम क्या था? जूनागढ़ था। एक रियासत थी जिसका नाम था कश्मीर, कश्मीर। एक रियासत थी जिसका नाम था जोधपुर, ठीक है, जोधपुर। और इसके अलावा राजस्थान की ही जैसलमेर रियासत, जैसलमेर रियासत। ये वो रियासतें हैं जिन्होंने सरदार पटेल को वाकई में पटेल साबित कि किस प्रकार इन्होंने एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की होगी। इसका इन रियासतों का एकीकरण जब इन्होंने किया तब इनकी मूल जो बातें हैं वो सामने आई। कौन सी? त्रावणकोर रियासत, हैदराबाद रियासत, भोपाल रियासत, जूनागढ़ रियासत, कश्मीर रियासत, जोधपुर रियासत और जैसलमेर रियासत जो है, इनका एकीकरण बड़ी मुश्किल से किया जा सका। त्रावणकोर वो रियासत थी दक्षिणी भारत की जिसने सबसे पहले ये कहा, भाई साहब हम तो क्या है? स्वतंत्र हैं, हम ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान, हम हमारा स्वतंत्र अस्तित्व रखेंगे। अब सोचिएगा, यहां पर ये जो भाग है भारत का, ये वाला इलाका, यहां पर त्रावणकोर रियासत पड़ती थी और ये कह रही है हम स्वतंत्र रहेंगे। इसका मतलब इधर वाला इलाका, इधर वाला इलाका और नीचे वाला इलाका जो है वो पूरा बच गया। उसके बाद जूनागढ़ रियासत जो गुजरात में पड़ती थी, उसने भी यही बात कही। हैदराबाद के जो नवाब थे, हैदराबाद के निजाम और भोपाल के नवाब और जूनागढ़ के जो नवाब थे और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जो है, इन सब ने भी कहा कि हम लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन बात ये थी, मूल ये कहां? पाकिस्तान के बहकावे में थे उस समय, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है, इन रियासतों के एकीकरण का मूल काम जो है वो सरदार पटेल और वीपी मेनन ने मिलकर किया। और इन सब में भोपाल रियासत और जूनागढ़ रियासत और हैदराबाद जो रियासत है, इनमें से दो रियासत हैदराबाद और जूनागढ़ के लिए तो क्या करना पड़ा? सैनिक बल का भी प्रयोग करना पड़ा। ऑपरेशन पोलो जैसे अभियान भी क्या करने पड़े? चलाने पड़े थे। आपको यह भी ध्यान, ये सारे किसके नेतृत्व में किए गए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किए गए थे ये काम सारे के सारे। इसके बाद जब संविधान सभा बनी, उस संविधान सभा में भी सरदार पटेल को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। एक तो यहां पर मौलिक अधिकार की एक समिति थी। कौन सी थी? मौलिक अधिकार समिति। ये परीक्षा में अभी आरएस में सवाल आ चुका है। मौलिक अधिकार समिति जो है, उस मौलिक अधिकार सलाहकार समिति की जिम्मेदारी, सलाहकार समिति की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति जो बनी, उसकी उस समिति में भी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। इसके अलावा यानी इन समितियों के अध्यक्ष इनको बनाया गया था। अल्पसंख्यक और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों की जो समिति थी, इन तीन प्रमुख समितियों का प्रमुख इन्हें बनाया गया। प्लस देश के बाद जो पहला रियासती विभाग था, उस रियासती विभाग के प्रमुख भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस? एकता दिवस हम मनाते हैं। इसके अलावा तारीख थी 15 दिसंबर, वर्ष था 1950 का। उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या हो चुका? निधन हो गया था। यह भी ध्यान रखना। इनके निधन के बाद भारत सरकार ने क्या किया, वो जरा भी आपके सामने मैं बात रख देता हूं कि भारत सरकार ने इनके सम्मान में जो है वो क्या किया। बाद में भारत सरकार ने इनके सम्मान में जो काम किया वो भी जरा सुन लो। एक तो सरकार ने निर्माण करवाया किसका? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया। यूनिटी का निर्माण कहां कराया? सरदार सरोवर बांध का नाम आपने सुना होगा, सरदार सरोवर बांध। इस सरदार सरोवर बांध के पास ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई, जिसकी
हाइट जो है वो 182 मीटर के आसपास है। कब मनाया गया? तो 143वीं जो जयंती थी इनकी, कौन सी? 143वीं जयंती पर 31 अक्टूबर 2018 को इस मूर्ति का अनावरण देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। तो आप लोगों ने चीन की जो बुद्ध की मूर्ति है, उसके बाद एक आपने स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम सुना होगा, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, उसकी हाइट जो है वो 93 मीटर है, अमेरिका में स्थित है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, ये ध्यान रखना। यानी अमेरिका की जब क्रांति हुई तो अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद ये जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है, इस स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का वहां पर क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। तो ऐसे ही स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण 182 रामवी सुथार के नेतृत्व में इस स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया था। और ऐसे ही राजस्थान में स्टेच्यू ऑफ पीस है, स्टेच्यू ऑफ क्या है? स्टेच्यू ऑफ पीस अगर आपसे पूछे, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ पीस कहां पर है? तो राजस्थान के कहां पर है? पाली जिले में स्थित है, राजस्थान के पाली जिले में स्थित है स्टेच्यू ऑफ पीस। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां है? गुजरात में। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहां है? तो अमेरिका में है। ये सारी बातें भी इसके संबंध में हमें क्या करनी है? ध्यान रखनी है। तो इसी वजह से भारत के एकीकरण की वजह से सरदार पटेल को क्या कहा गया? बिस्मार्क की उपाधि दी गई। और हाल ही में सरदार पटेल की 71वीं जो पुण्यतिथि है वो क्या की गई? मनाई गई। वर्ष 2021 में, अभी हाल ही में 15 दिसंबर 2021 को उनकी कौन सी 71वीं पुण्यतिथि जो है वो क्या की गई? मनाई गई। इस धरती पर ऐसे जैसे सरदार पटेल आए वैसे ही सब देश हिंदुस्तान को अपना हृदय समझकर इस देश की सेवा करें, तभी ये देश जो है वो क्या बढ़ेगा? आगे बढ़ पाएगा। हाँ जी, केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के किनारे, ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। आज दुनिया भर के, देखो एक बताता हूं आपको, एससीओ संघाई सहयोग संगठन का आप नाम सुना होगा। एससीओ संघाई सहयोग संगठन ने अपने 8 अजूबों में इसका नामकरण शामिल किया है। 8 अजूबों में इसका नाम शामिल किया और आने वाले समय में देखना यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी इस स्थान को शामिल करवाया जाएगा। अभी एससीओ के 8 अजूबों में जो है वो इसको क्या किया जा चुका है? शामिल किया जा चुका है। तो चलिए अब बात अगले सवाल पर करें। हाँ, साधु बेट द्वीप जो है केवड़िया में वहां पर स्थित है। और ये रहा आपका अगला सवाल। हाल ही में भारत ने किस देश के परस्पर कानूनी सहायता के लिए संधि की है? एक ऐसा देश का नाम आपको हाल ही में बताना है जिस देश के साथ भारत ने किस संबंध में कानूनी जो सलाहें होती है उनके संबंध में, अपराधियों पर किस प्रकार नकेल कसी जाए, अपराधियों को किस प्रकार पकड़ा जाए या फिर उनको किस प्रकार की सजा दी जाए, या वैश्विक स्तर के जो अपराध हो रहे हैं उनमें सहायता कैसी की जाए। तो भारत ने किस देश के साथ परस्पर कानूनी सहायता के लिए अभी हाल ही में संधि की है? अर्जेंटीना, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, इनमें से कौन सा देश है जिसके साथ संधि की गई है? तो देखिए, थोड़े दिन पहले आपको मैंने फ्रांस के बारे में बताया था अभी, ठीक है, ये फ्रांस है। फ्रांस के यहां पर 2 देश स्थित है इधर वाले इलाके पर। इस हिस्से में आपका स्पेन पड़ता है, यहां स्पेन, ठीक है, और यहां पर आपका क्या पड़ता है? पुर्तगाल पड़ता है। पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगालियों को तो बहुत अच्छे से हम जानते हैं। इसके नजदीक स्पेन है। यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है, यहां एक पर्वत श्रृंखला है, यहां एक पर्वत श्रृंखला है, यहां एक पर्वत श्रृंखला है, और यहां आपकी बिस्केक की खाड़ी पड़ती है। फ्रांस के बिस्केक की क्या पड़ती है? खाड़ी पड़ती है। ये सब बातें आप लोग जानते हैं। ये यहां पर एक जल संधि है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपने जिब्राल्टर जल संधि का नाम सुना होगा, और जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर का जो रास्ता है वो भूमध्य सागर का रास्ता भी हमें क्या करना पड़ता है? तय करना पड़ता है। तो यहां से ऊपर ये वाला पुर्तगाल का हिस्सा है जिसने लंबे समय तक भारत में अंग्रेजों की तरह यहां पर क्या जमाए रखी? अपनी जड़ें जमाए रखी। ये यहां पर स्पेन है, स्पेन के साथ ये फ्रांस है, फ्रांस में ये पिनेरिज पर्वत श्रृंखला है, यहां पर आपके जूरा पर्वत श्रृंखला है, फिर वासजेस पर्वत श्रृंखला है, यहां आल्पस पर्वत श्रृंखला है। क्या है? आल्पस पर्वत श्रृंखला। ये मैंने यूरोप के बारे में आपको थोड़ी बातें बताई। इस फ्रांस के इधर वाली साइड यहां पर एक देश पड़ता है जिस देश का नाम है पोलैंड। क्या नाम है? यहां पर एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है? पोलैंड है। उस पोलैंड देश के साथ अभी भारत ने क्या किया है? कानूनी सलाह के लिए, किसके लिए? कानूनी सलाह के लिए अभी समझौता किया। ये पोलैंड जो है वो एक यूरोपीय देश है, ये ध्यान रखना। क्या है? ये सारे के सारे यूरोपीय देश आपके सामने मैंने लिखे हैं। तो पोलैंड एक क्या है? यूरोपीय देश है जिसके साथ भारत ने अभी समझौता किया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पोलैंड आपका होगा। तो पोलैंड का जरा मैप भी आपको दिखाते हैं, ठीक है, जरा देखिएगा पोलैंड का मैप कहां है। आइए भाई पोलैंड साहब आइए, ये सारे पोलैंड के मैप को आपको देखना है। सॉरी,
यहां डेनमार्क है, ये नॉर्थ सी आपका यहां है। इसके अलावा कौन कौन सी परीक्षा की दृष्टि से बातें इंपॉर्टेंट है वो रख देते हैं आपके सामने। यहां पर ये जर्मनी है, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था रे, बताओ जरा। यहां पर इसके बाद इधर आपका ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया में इधर आपका डेनमार्क है, डेनमार्क के बाद ऊपर वाला हिस्सा जो है वो स्वीडन का है। और यहां पर ये बाल्टिक सागर जो है, इस बाल्टिक सागर से इधर अगर आप आते हैं तो यहां पर इंग्लिश चैनल आपने कई बार पढ़ा होगा इंग्लिश चैनल के बारे में, ठीक है। ये इधर ब्रिटेन के बारे में, ये नहीं है यहां, ये तो इधर रह गया, ये वाला इलाका है, यहां से इंग्लिश चैनल होकर जाता है यहां पर, ये वाला है इधर, ये ध्यान रखना। डेनमार्क और इसको जोड़ते हुए एक नहर का निर्माण किया गया जिसको आप लोग कील नहर के नाम से जानते हैं। किस नहर से, कील नहर के नाम से जानते हैं। यहां इंग्लिश चैनल नहीं है, ध्यान रखना। ये स्वीडन है ऊपर, और आपका नॉर्वे, स्वीडन, ये देश आप लोग जानते हैं। यहां पर ये नॉर्वे और स्वीडन, ठीक है। यहां पर ये जो बाल्टिक सागर है इसके साथ सीमा साझा होती है किसकी, पोलैंड की। ये वाला क्षेत्र जो है वो आपका क्या है, पोलैंड है। यहां पर देखिए ये पोलैंड है, पोलैंड की राजधानी आपके सामने वर्षा नजर आ रही है, ठीक है। तो चलिए, हाँ जी, अंग्रेजी चैनल इधर रह गया थोड़ा सा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, बिस्मार्क ने किया था, सही बात है साहब, बिस्मार्क ने किया था यहाँ का एकीकरण, इसीलिए सरदार पटेल को भारत का क्या कहा जाता है, बिस्मार्क कहा जाता है। जर्मनी जो है यहाँ का रूर प्रदेश बड़ा प्रसिद्ध है, क्या है, रूर प्रदेश। झारखंड जो है राजस्थान, भारत में, सॉरी, भारत में झारखंड में जो क्षेत्र पड़ता है उसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ये रूर प्रदेश जो है वो किसके लिए, कोयले और खनिजों का भरपूर भंडार है, कोयला और किसके लिए, खनिज के लिए। अब इसके आसपास के सारे देश देख लीजिएगा, एक समय हुआ करता था जब पूरे 3 महाद्वीपों में फैला हुआ जो एकमात्र आपका साम्राज्य हुआ करता था, उस साम्राज्य का नाम भी आप लोग जानते हैं, आजकल भी एनसीईआरटी में एक चैप्टर चलता है जिसका नाम ही है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ क्या है, साम्राज्य। तो उसमें ये सब शामिल थे। देखो, जर्मनी आपका है, यहाँ पोलैंड है, इधर लिथुआनिया है, लाटविया है, एस्टोनिया है, ये आपका यहाँ पर बेलारूस पड़ता है, ठीक है, ये यूक्रेन है, इधर आपका मोल्डोवा है, यहाँ पर स्लोवाकिया है, ये है आपका चेक गणराज्य। थोड़े दिन पहले ही आपको चेक गणराज्य के बारे में कोई खबर बताई होगी मैंने, ये चेक गणराज्य यहाँ पर पड़ता है। ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, पर्सी, हंगरी, रोमानिया, ये सब यहाँ पर पड़ते हैं। तो मैप के बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये डेनमार्क जो है इसके भूमि के टुकड़े को काट कर इन दोनों को, यानी ये आपका नॉर्थ सी है और यहां आपका बाल्टिक सागर है, नॉर्थ सी को यानी उत्तरी सागर को, ये जरूर ध्यान रखना, आगामी परीक्षा में छपेगा, उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली, ये कौन सी है, बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए और किस देश की भूमि को काटकर उस नहर का निर्माण किया गया है, तो आपको नाम बताना है। डेनमार्क के भूमि के टुकड़े को काटकर, ऐसे यहां से सीधा जाओ, अब घूमकर जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कौन सी नहर का निर्माण किया गया वो भी ध्यान रखना। पोलैंड आपका यहां पर है, पोलैंड के साथ भारत ने कानूनी सलाह के लिए अभी क्या किया है, समझौता किया है। चलिए अगले सवाल पर हम आपसे बातचीत करेंगे। चलिए एक मैप आपको और दिखाता हूं, उससे पहले ये देख लीजिएगा, यहां पर आपको अच्छे से नजर आ जाएगा कौन सा, इंग्लिश चैनल वाला। ये वाला चैनल जो है ना, ये यहां से, क्योंकि ये यूनाइटेड किंगडम आपका ब्रिटेन वाला क्षेत्र पड़ गया, यहां से ये वो चैनल है जो इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। ये जर्मनी आपका है, ये स्वीडन है, और यहां पर जो देश है ये आपका क्या है, ये आपका कील नहर पड़ गई, यहां पर ये उत्तरी सागर है, ये आपका बाल्टिक सागर है, ये आपका पोलैंड का पूरा इलाका है, यहां जर्मनी है, जर्मनी के पास ये फ्रांस है, देखो ये फ्रांस है, और यहां फ्रांस के इधर वाले कोने पर सारी पर्वत श्रृंखलाएं, यहां पर पिनेरीज पर्वत श्रृंखला यहां पर पड़ती है, आल्पस पर्वत श्रृंखला यहां पर पड़ती है, यहां पर वासजेस पर्वत श्रृंखला है, यहां पर जूरा पर्वत है, ये आपके बिस्केक की खाड़ी है, ये इसके साथ स्पेन का इलाका है, स्पेन के बाद ये वाला पुर्तगाल है, और पुर्तगाल से नीचे यहां पर जो है वो आपकी जल संधि है। कौन सी जल संधि है, आपने जिब्राल्टर, भूमध्य सागर अगर आपको जाना है तो ये रास्ता आपका रहेगा, भूमध्य सागर के रास्ते इधर जा सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो, हाँ, पेटर फियाला जो है वो चेक गणराज्य की पीएम अभी हाल ही में बनाई गई थी, तो एकदम सही बात है आपकी। ये पूरा क्षेत्र आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना है, यहां से अच्छे सवाल बन सकते हैं। ये एड्रियाटिक सागर आपका है, यहां पर इटली पड़ती है, ठीक है, ये इटली यहां है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, अगला सवाल आपके सामने जरा देखिए क्या है। आइए भैया आइए, बच्चों के सामने सवाल रखिए,
तो इसका सही जवाब आपको मैंने बता ही दिया, पोलैंड सही जवाब है। अब आइए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया है? अरे टाबरों, लड़कों सुन लो भैया, नौकरी लगने के बाद भी अब थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। तो सरकार ने कितने साल का इंतजार और करने के लिए कहा है, जरा सुनो। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र जो 18 साल है उसे बढ़ाकर कितना करने का फैसला करने के बारे में प्रस्ताव पारित कर दिया भैया। और अगर केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने कर दिया, इसका मतलब यह है कि अब जल्द ही ये काम होने वाला है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो अब ये एक नया आपके सामने इस प्रकार का कानून आने वाला है जिसमें क्या कर दी जाएगी, उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया है? ठीक है, छोरी 18 री, छोरो 21 रो, लेकिन अब क्या होगा, छोरी भी 21 री, छोरो भी 21 रो। तो यहां पर एकदम सही जवाब इसका क्या है, 21 वर्ष किया जाएगा। 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष किया जाएगा, 21 वर्ष करने के बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट जो है, उस कैबिनेट ने क्या कर लिया, यह फैसला कर लिया है और प्रस्ताव भी इसके संबंध में क्या कर दिया, पारित कर दिया है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, अगला सवाल जरा देखिएगा। हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया गया है? कल की सबसे बड़ी खबर आपके सामने मैंने रखी है, यानी कि अभी सीडीएस नहीं बनाए गए हैं, सीडीएस किसी को नहीं बनाया गया, लेकिन ये तय मानकर चलिएगा कि हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, COSC बोलते हैं इसको, इस कमेटी में तीनों सेनाओं में जो सीनियर होता है, तीनों सेना प्रमुखों में थल सेना है, वायु सेना है और नौसेना है, इन तीनों का जो सीनियर व्यक्ति होता है, उस सीनियर व्यक्ति को क्या किया जाता है, इस COSC यानी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का प्रमुख बनाया जाता है। इसका प्रमुख हाल ही में किसे बनाया गया है? और अभी हाल ही में इस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, तो अब जल्द ही सेकंड जो CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, वो सेकंड नंबर कौन होंगे, उसका फैसला भी जल्द ही किया जाएगा। तो अब मुझे आप ये बताइए कि इस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया गया है? क्या VR चौधरी को बनाया गया है, MN नरवाणे को, करमवीर सिंह को, R हरि कुमार? R हरि कुमार हमारे नौसेना के प्रमुख हैं, करमवीर सिंह अभी रिटायर हो चुके हैं, VR चौधरी, V चौधरी नाम से आपको वायुसेना प्रमुख मिलेंगे, MN नरवाणे जो है वो हमारे थल सेना प्रमुख हैं, और थल सेना प्रमुख इन तीनों प्रमुखों में सबसे सीनियर है आज की तारीख में। इसी वजह से MN नरवाणे साहब जो हैं, इनको क्या कर दिया गया है, ये, हाँ जी, वेरी गुड। चलिए, इसका सही जवाब MN नरवाणे साहब है। MN नरवाणे को क्या कर दिया गया है, MN नरवाणे, ठीक है, नरवणे है ये, वैसे नरवणे, इनको हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का प्रमुख जो है वो बनाया गया है। अगला सवाल देखिएगा। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे SJFI का पदक प्रदान किया है? जरा सुनो रे, क्या है सही जवाब, क्या होगा इसका जवाब? देखो, भारत में क्या है, एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम का एक संगठन है जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम करता है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसने अपना SJFI पदक हाल ही में किसे प्रदान किया? इन्होंने क्या क्या दिया है, वो पहले तो वो सुन लो। SJFI एक तो इन्होंने पदक दिया है, ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहां दिया है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, एक दिया इन्होंने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, एक इन्होंने दिया है टीम ऑफ द ईयर, टीम ऑफ द ईयर। ये इतने पुरस्कार इन्होंने दिए हैं। SJFI क्या है? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। इसमें SJFI का पदक जो है वो सुनील गावस्कर को दिया है। किसको? सुनील गावस्कर, जिसे सचिन से पहले लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है, वो सुनील गावस्कर हैं, जिनको SJFI यानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक से सम्मानित किया गया है। इसके बाद स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, यानी SJFI
स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो वो दिया गया भाई साहब नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा जिसने क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत। इसके अलावा इसका तो सही जवाब जो है वो सुनील गावस्कर है जो सवाल पूछा है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा है। इसके बाद स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर जो है वो मीराबाई चानू है। मीराबाई चानू, मीराबाई चानू है। मीराबाई चानू जो है इन्होंने भी क्या जीता था आपको पता है? पदक जीता था कहां पर? टोक्यो ओलंपिक में। भारोत्तोलन से संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है, ठीक है, मीराबाई चानू। इसका बाद टीम ऑफ द ईयर जो है वो ओलंपिक में जीतने वाली हॉकी इंडिया टीम, हॉकी इंडिया पुरुष टीम जो है, हॉकी इंडिया पुरुष टीम जो है वो तीसरे स्थान पर रही थी, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वो भी 40 साल बाद। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है लेकिन हमने ओलंपिक में 40 साल बाद पदक को हासिल किया। इस वजह से ये 4 पुरस्कार अभी हाल ही में SJFI पदक सुनील गावस्कर, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा, स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू, टीम ऑफ द ईयर जो है वो हॉकी इंडिया की जो टीम है उसको दिया गया है। ये चारों आप रट्टा मार लेना, अच्छा सवाल है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में इनको यह पुरस्कार दिया है। सचिन तेंदुलकर को ऐसा कोई पुरस्कार नहीं दिया लेकिन भारत के रत्न है, आप लोगों को पता होगा। MS धोनी है, इन्हें अभी हाल ही में भारतीय टीम का मेंटोर बनाया गया है। राहुल द्रविड़ को मुख्य कोच बनाया गया पुरुष टीम का। VVS लक्ष्मण, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण कुमार जी जो है इनको क्या किया गया? नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है उसकी जिम्मेदारी दी गई है। दादा जो सौरव गांगुली जो है वो BCCI के प्रमुख है, प्लस इसके साथ साथ ICCI जो पुरुष टीम है उसकी जो जिम्मेदारी है वो भी सौरव गांगुली को ICC ने प्रदान की है। तो ये सारे जो नाम है इनको ध्यान रखना है। कल भी यहां आपको एक बात बताई थी, जिस प्रकार IPL का आयोजन हम कर रहे हैं उसी प्रकार आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर यानी थोड़े ही दिन बाद शतरंज प्रतियोगिता का भी क्या किया जाना है? आयोजन किया जाना है। नेक्स्ट सवाल पर बात करें। अगला सवाल आपके सामने है, गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए जरा भैया, गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? उन पुर्तगालियों से हमने कब छुटवाया था गोवा को, ये जरा बताइएगा। गोवा मुक्ति दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर और 19 दिसंबर। गोवा भारत का एक तटीय राज्य है जो भारत के कई मामलों में बड़ा अच्छा स्थान रखता है। ये वाला स्थान आपका क्या है? गोवा है, जिसका तट जो है वो बहुत ही सुंदर है, इस वजह से पर्यटन की दृष्टि से बेहतरीन है। प्लस केंद्र सरकार की हर घर नल के माध्यम से जल अभियान में भी प्रमुख है। कोविड-19 टीकाकरण में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसके अलावा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? ये भी यहाँ पर गोवा में आयोजन किया गया। गोवा की राजधानी क्या है साहब? पणजी राजधानी है। गोवा की राजधानी पणजी है लेकिन यहाँ की मुख्य भाषा जो है वो कन्नड़ भाषा बोली जाती है। इसके साथ साथ यहाँ अंग्रेजी भाषा भी क्या की जाती है? प्रयोग में ली जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर 2 ही जिले हैं, 2 ही क्या हैं? जिले हैं। प्रमोद भाई साहब यहाँ, प्रमोद जो है वो यहाँ के वर्तमान में क्या है साहब? CM है। और ये कन्नड़ भाषा जो है वो आप लोगों को, सॉरी कन्नड़ नहीं है रे, कोंकणी भाषा है मेरे दोस्तों, माफी चाहता हूँ। यहाँ पर कन्नड़ नहीं है, क्या है ये? कोंकणी भाषा है। यहाँ पर कन्नड़ नहीं है, माफी चाहता हूँ। ये क्या है? कोंकणी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। कोंकणी भाषा वो भाषा है जिसको कोंकणी, मणिपुरी, कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली के साथ 8वीं अनुसूची में क्या किया गया था? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कब साहब? 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे 3 भाषाओं के साथ कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, रट्टा मार लेना भैया, 21, 71, 91, 21, 71, 91, ये तीनों संविधान संशोधन जो है वो 8वीं अनुसूची से संबंधित हैं। ध्यान रखना क्या है? ये 8वीं अनुसूची से संबंधित है, तीनों के तीनों। यहाँ पर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया। अब जरा सुनिएगा, 1961 में हमने क्या कर दिया? पुर्तगालियों से इस क्षेत्र को आजाद कराया था, पुर्तगालियों को, ठीक है। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर, कौन सा चलाकर? ऑपरेशन विजय चलाकर, ऑपरेशन विजय चलाकर इसको आजाद करवाया था। लेकिन ध्यान रखना 30 मई 1987, 30 मई 1987, सॉरी 71 नहीं,
30 मई 1987 को हमने क्या कर दिया, अपने प्रशासनिक दृष्टिकोण से दमन एवं द्वीप, दमन एवं क्या है, द्वीप है, दमन एवं जो द्वीप है वो अलग कर दिया और गोवा को इससे अलग कर दिया। दमन द्वीप को हमने यूटी बना दिया और गोवा को हमने एक क्या कर दिया, राज्य के रूप में स्थापित किया। तो गोवा अपना स्थापना दिवस जो है वो तो 30 मई को मनाता है, ये ध्यान रखना है। कब? 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है गोवा। लेकिन मैंने तो कुछ और ही बात पूछी है, मैंने पूछा है गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, स्थापना दिवस तो मैंने पूछा नहीं। अगर मैं गोवा का स्थापना दिवस पूछता तब आपका जवाब होता 30 मई, लेकिन गोवा का स्थापना दिवस नहीं पूछकर मैंने आपसे पूछा क्या, मैंने पूछा है कि गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। यानी पुर्तगालियों से हमने बाहर, पुर्तगालियों को यहां से भगाया, तो वो कब भगाया था, तो 19 दिसंबर की तारीख थी। वो कब की? 19 दिसंबर की तारीख थी। 19 दिसंबर के दिन यहां से इसको आजाद करवाया था। 19 दिसंबर इसकी सही डेट है। तो ये सारी बातें जो है वो गोवा के संबंध में आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। यानी पुर्तगालियों का आधिपत्य यहां था, पुर्तगाली सबसे अंत में गए थे यहां से, और गोवा जो है उसको और दमन एवं द्वीप को अलग अलग करने का काम हमने 30 मई को किया था। अब वर्तमान में दमन द्वीप और दादर नगर हवेली जो है वो एक ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। हाँ जी, चलिए हाँ जी, चलिए, हाँ, रेबीज मुक्त होने वाला गोवा है, समान सिविल संहिता लागू करने वाला भी गोवा है। रेबीज वाला सवाल आ चुका है भाई, ध्यान रखना, दोबारा छप सकता है कभी। रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो ये गोवा है, ये पूर्ववर्ती परीक्षा में आ चुका है। चलो जी, अब बात करते हैं थोड़ी और आगे की। राजस्थान का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। यह है, हाल ही में राजीविका का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राजीविका का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ठीक है, बोलो, अवनी लेखरा को, या फिर देवेंद्र झाझड़िया को, या फिर रूमा देवी को, या फिर शालिनी को? शालिनी, रूमा देवी, देवेंद्र झाझड़िया, अवनी लेखरा। हाल ही में राजीविका जो है, राजस्थान आजीविका विकास निगम है, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राजीविका क्या करती है? जो घरेलू उत्पाद है उनको बनाती भी है और उसके साथ साथ उनके ब्रांडिंग का काम करती है। इसके लिए राजस्थान में राजस्थली नाम से, किस नाम से? राजस्थली नाम से इनका ब्रांड नेम है, ध्यान रखना, राजस्थली, इस नाम से बेचती है। तो हाल ही में इसका ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने किसको बना दिया है? इसका ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने रूमा देवी को बना दिया है। अभी आपने 3 दिन पहले रूमा देवी का अगर ट्विटर देखा हो तो रूमा देवी ने यह कहा है कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका के न्यूज़पेपर में 2-2.5 पेज का क्या छपा है, इनका इंटरव्यू छपा है। कहां पर? अमेरिका में। अमेरिका जैसे देश में न्यूज़पेपर में क्या है, वहां के प्रसिद्ध न्यूज़पेपर में रूमा देवी का 2.5 पेज का इंटरव्यू जो है वहां प्रकाशित हुआ। कितना बड़ा काम रूमा देवी कर रही है। पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर जैसे क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार देने की एक बड़ी मिसाल पेश की है रूमा देवी ने। रूमा देवी पर बेहतरीन सवाल अभी हाल ही में पूछा जा चुका है आरएस प्री के एग्जाम में। तो रूमा देवी का कद कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप आरएस के पेपर को देखकर लगा सकते हैं। आरएस 2021 प्री का जो पेपर है उसमें रूमा देवी पर सवाल आया। रूमा देवी का संबंध बाड़मेर से ही है, बाड़मेर में ही इनका ससुराल है और बाड़मेर में ही इनका क्या है, गांव है। झुंझुनू से इनका कोई संबंध नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। इसके अलावा नारी शक्ति पुरस्कार जो है, नारी शक्ति पुरस्कार कौन से वर्ष का इन्हें दिया गया ये बताइए। नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो कौन से वर्ष का इन्हें दिया गया। अवनी लेखरा अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता, एक ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है। देवेंद्र झाझड़िया ने इस बार एक ब्रॉन्ज मेडल जो है वो अभी प्राप्त किया है। इसके अलावा टोटल ओलंपिक में 3 मेडल इनके पास है। शालिनी अभी जो है वो बहरीन में आयोजित एक प्रतियोगिता जो है, जो एशिया प्रतियोगिता है, एशिया यूथ गेम्स जो है उसमें भाग लिया शालिनी ने। इनका संबंध कठराथल कहां से है,
कठराथल सीकर से इनका संबंध है, कठराथल सीकर से इनका संबंध है। नारी शक्ति पुरस्कार 2018, 19, 18, 19, बस यही पेपर में वहां गड़बड़ होती है और इतनी गड़बड़ होती सवाल आपका हो जाता है गलत। तो कोई कह रहा है 19, कोई कहता है 18, इसका रट्टा मारो दोबारा से, इसको याद करो और ढूंढो। आज दिन भर में एक बात ढूंढ लोगे तो आपको याद हो जाएगा कि कब मिला। तो नारी शक्ति पुरस्कार से राष्ट्रपति जी ने इनको किस वर्ष सम्मानित किया, यह भी याद करना। बाड़मेर से इनका संबंध है, प्लस महिलाओं के लिए समाज सेवी संगठन और सहकारी समितियां जो है, सहकारी समिति जो है उसके तहत घरेलू कार्य जो है, उन घरेलू कार्यों के तहत महिलाओं को रोजगार देने के मामले में जो है वो इनका कई बार रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, राजस्थान के विनय प्रताप का संबंध, विनय प्रताप नाम है इनका, आपको बताना है इनका संबंध किस खेल से। विनय प्रताप का संबंध, इन्होंने हाल ही में नेशनल चैंपियनशिप जो है उस नेशनल चैंपियनशिप में 2 तो स्वर्ण पदक जीते हैं और 2 इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। आपको बताना है विनय प्रताप का संबंध किस गेम से, किस खेल को खेलते हुए इन्होंने 2 स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिए और 2 कांस्य पदक प्राप्त कर लिए। मैंने नेशनल चैंपियनशिप लिखा है, नेशनल इस गेम का नाम बीच में डाल देता तो आपको पता ही चल जाता, यहां उस गेम का नाम लगा दीजिए। तो यह है नेशनल, ये गेम उसकी चैंपियनशिप है। 2 स्वर्ण 2 कांस्य पदक मिलाकर इन्होंने 2 + 2 बराबर कितना है, 4 मेडल जो है वो इस प्रतियोगिता में प्राप्त किए हैं। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी प्रतियोगिता है जिस प्रतियोगिता में इन्होंने इस प्रकार के मेडल जो है वो प्राप्त किए, उस खेल का आपको नाम बताना है। तो इसका सही जवाब है शूटिंग, इसका क्या है सही जवाब है शूटिंग नेशनल चैंपियनशिप जो है, शूटिंग नेशनल चैंपियनशिप जो है उस चैंपियनशिप में टोटल 4 पदक विनय प्रताप ने क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। तो शूटिंग से इनका क्या है संबंध है। अगला देखिएगा, राज्य में ऊंटनी के दूध का पहला प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा, हाल ही में कहां पर लगाया जाएगा ये बताइएगा। कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होने की वजह से बड़ी व्यापक मांग रहती है ऊंटनी के दूध की, और यहां पर यह कहा जाता है कि इसमें किसकी मात्रा ज्यादा रहती है, कैल्शियम जो है, किसकी, कैल्शियम जो है, उस कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इसकी डिमांड ज्यादा रहती है। तो ऊंटनी के दूध का पहला प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो कहां लगाया जाएगा ये बताइएगा जरा। तो आपको जालोर में, पाली में, जोधपुर में, बाड़मेर में जीरा के प्रोसेसिंग यूनिट, एक तो जीरा याद रखना जरूर, इसकी 2 अलग अलग प्लांट है, ठीक है, 2 अलग अलग प्लांट है, एक तो प्रोसेसिंग यूनिट है, एक प्रोडक्शन प्लांट है, दोनों अलग अलग जिलों में है। जालोर में सर्वाधिक जीरा होता है, ठीक है। इसके बाद मथानिया जोधपुर प्रसिद्ध है, इसके अलावा यहाँ की मथानिया जोधपुर की मिर्च भी प्रसिद्ध है, मथानिया जोधपुर का जो धनिया है वो भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा मथानिया जोधपुर में और आपका सोलर प्लांट भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ का एक क्षेत्र पड़ता है जहां पर मेगा फूड पार्क भी बनाया जा रहा है, आपको पता होगा उसका नाम क्या है, तिंवरी जोधपुर का नाम भी आपको याद रखना है। नागौर इसका सही जवाब नहीं है साहब, ठीक है। नागौर में हमूदुद्दीन नागौरी की दरगाह है, जहां पर पिछले दिनों जो मुख्य दरवाजा है वहां पर ध्वजा चढ़ाने के बाद क्या की जाती है, एक उर्स का आयोजन किया जाता है। नागौर भी नहीं है, इसका सही जवाब क्या है, पाली है। पाली में ऊंटनी के दूध की पहली प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो क्या की जाएगी, स्थापित की जाएगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, अच्छे सवाल हैं भाई, 15 सवाल अगर आप याद करते हो रोजाना तो आपको धीरे धीरे सैकड़ों सवाल याद हो जाते हैं। 11वीं जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कोविलपट्टी तमिलनाडु में किया जाएगा, इसमें टीम का नेतृत्व करने वाले राजस्थान के खिलाड़ी का नाम क्या है। कोविलपट्टी जगह का नाम है, कहां पर पड़ती है, तमिलनाडु में पड़ती है। वहां पर 11वीं जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता का नेतृत्व करने का मतलब यही है, कप्तानी करना, ठीक है। जूनियर हॉकी प्रतियोगिता है, कप्तानी करने का सौभाग्य राजस्थान के किस खिलाड़ी को मिला है, उस खिलाड़ी का नाम बताना है। रवि बिश्नोई का संबंध हॉकी से नहीं है, क्रिकेट से है। रवि बिश्नोई आईपीएल की टीम में खेलते हैं, आपको पता होगा किंग्स 11 पंजाब की टीम का हिस्सा जो है वो है। इसके अलावा खलील अहमद का भी संबंध क्रिकेट से है, इसका भी संबंध नहीं है। मनीष पांडे का नहीं है, इसका सही जवाब है शिवम। शिवम जो है जूनियर हॉकी टीम के कैप्टन बनाए गए हैं और तमिलनाडु में आयोजित होने वाली जो प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता में ये टीम का नेतृत्व करने वाले हैं।
अगला सवाल जरा आपकी स्क्रीन पर, ई वर्क व ई मैप का संबंध किस मंत्रालय से? अभी हाल ही में एक मंत्रालय है जिसने विभिन्न प्राइवेट एजेंसियों के साथ मिलकर 2 ऐप का विकास किया है। आपको बताना है इस ई वर्क व ई मैप ऐप का नाम है क्या है? ये दोनों ई वर्क और ई मैप क्या है? ये ऐप है भैया, ध्यान रखना, ऐप का जमाना है, ठीक है। तो इस ऐप के संबंध में किस मंत्रालय से संबंधित है? कार्मिक विभाग, पंचायती राज विभाग, वित्त मंत्रालय और शिक्षा विभाग। किस मंत्रालय ने इस प्रकार के ऐप का क्या किया है? निर्माण किया है। तो आपका सही जवाब होना चाहिए, देखो ई वर्क है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो कार्य करना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही मैपिंग करना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या करना है? मैपिंग करना। ये सारे के सारे काम जो है वो किसके द्वारा किए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो आपका सही जवाब कार्मिक विभाग नहीं होना चाहिए, कार्मिक विभाग अशोक गहलोत जी के पास है, वित्त विभाग भी अशोक गहलोत जी के पास है, ये दोनों सीएम के पास है, दोनों विभाग, ध्यान रखना। शिक्षा विभाग में 2 मंत्री हैं, इसमें एक तो बीडी कल्ला जी हैं और एक इसमें क्या है? जाहिदा खान है। क्या है? जाहिदा खान राज्य मंत्री है, ध्यान रखना, जाहिदा खान जो है वो राज्य मंत्री है। वर्तमान में राजस्थान सरकार में 3 महिला जो है वो मंत्री हैं, उसमें से 2 महिला कैबिनेट मंत्री हैं और 1 महिला जो है वो राज्य मंत्री है, जिसका नाम क्या है? जाहिदा खान है। इसका सही जवाब जो है वो क्या है? पंचायती राज विभाग है। क्या है? पंचायती राज विभाग है, जिसके मंत्री किसको बनाया गया है ये बताइए मुझे। पंचायती राज विभाग का मंत्री किसको बनाया गया? तब तक मैं आपको कल जो सवाल कराए थे उसका एक बार फटाफट रिवीजन करा देता हूं, जरा देखिएगा। पहला सवाल, शिकायतों के प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया अभी हाल ही में? तो आपको, हाँ जी, रमेश चंद्र मीणा, एकदम सही जवाब आ गया है। चलिए, हाँ, ई वर्क और ई जो है वो इसका ऐप है और हाल ही में इसको प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से शुरू किया गया है और रमेश चंद्र मीणा इस मंत्रालय के प्रमुख है। शिकायतों के प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और लोकपाल ऑनलाइन का उद्घाटन किसने किया है? तो पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष जो है, इन्होंने हाल ही में क्या किया है? इस लोकपाल के ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया है। इसके बाद 14 से लेकर के 16 दिसंबर 2021 के बीच वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय क्या है? उसका विषय ग्लोबल मीट्स लोकल है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, रिवाइज कर लो, जल्दी जल्दी याद हो जाए। ये हाल ही में कांगो के रूबा, कांगो के क्या है? रूम्बा और जमैका के रीगा, ये 2 संगीत है, इनको की यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। और भारत की जो दुर्गा पूजा है, भारत की कौन सी पूजा है? दुर्गा पूजा है, उसको इसमें शामिल किया गया है। तो भारत वाला जरूर याद रखना। ये क्या है? संगीत की शैली है, कौन सी? कांगो की जो रूम्बा है और जमैका की जो रीगा है। रूम्बा और रीगा, रूम्बा और क्या है? रीगा है। ये रीगा और रूम्बा जो है वो देख लीजिएगा कहां की है? ये जमैका की है और ये कहां की? कांगो की है। इसको संगीत शैली में क्या किया गया? हाल ही में शामिल किया गया। अगला, आईपीएल की तर्ज पर भारतीय शतरंज लीग की शुरुआत वर्ष 2022 से की जाएगी। अगला सवाल, हाल ही में 16 दिसंबर को मनाए जाने वाले विजय समारोह में शामिल होने भारत के राष्ट्रपति जो है वो कहां पहुंचे? बांग्लादेश पहुंचे और इसके 50 वर्ष जो है वो 50वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। इसके बाद हाल ही में खेलो इंडिया अंडर 21 महिला हॉकी लीग उद्घाटन दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किसके द्वारा किया गया? तो अनुराग ठाकुर जो युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। 16 दिसंबर को कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पर एक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो राजस्थान में नहीं किया गया, गुजरात में इसका आयोजन किया गया, ध्यान रखना। और इस पर जो प्रधानमंत्री है, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ऑनलाइन माध्यम से यानी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में क्या हुए थे? शरीक हुए थे। इसका सही जवाब आपका क्या है? गुजरात है। अगला सवाल देखिएगा, 90 मिनट में ओमिक्रॉन की जांच हेतु एक टेस्ट किट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आईआईटी दिल्ली ने इस किट का निर्माण किया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने उमिया माता मंदिर का क्या किया? शिलान्यास किया। यह मंदिर गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसके बाद है पहले ड्रोन मेले का आयोजन हाल ही में मामा की नगरी यानी ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। हाल ही में भोंपू भैरूनाथ, राजस्थान का सवाल है, भोंपू भैरूनाथ क्या है? तो भोंपू भैरूनाथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किए जाने वाला एक राजस्थानी क्या है? नाटक है। संगीता शर्मा को हाल ही में माणकचंद अलंकरण दिया गया। यह माणकचंद अलंकरण जो है वो पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद है मानवी सोनी का संबंध किस खेल से है? तो मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि ये दोनों तो नहीं है, ये भी नहीं है। इसका सही जवाब क्या है? शूटिंग है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में राज्य का पहला निःशुल्क टेलीमेडिसिन और
आत्मविश्वास केंद्र राजस्थान का पहला टेलीमेडिसिन और आत्मविश्वास केंद्र जो है वो राजस्थान के अलवर जिले में क्या किया गया है, शुरू किया गया है। इसके बाद आपका अंतिम सवाल है, मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास विभाग के द्वारा संचालित किस योजना को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो सामाजिक सुरक्षा और निवेश प्रोत्साहन योजना जो है उसको हाल ही में क्या किया गया है, शुरू किया गया है। तो मेरे हिसाब से मित्रों आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी और मैंने आपके सामने कल का भी रिवीजन करा दिया, आज का भी पूरी बातें रख दी सामने। ये बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी। अब फिर कल वापस मिलेंगे आपसे कुछ नए सवाल लेकर। तब तक आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी आनंद से पढ़ाई करें, जीवन में हमेशा आप सफलता का मार्ग प्रशस्त करें और कभी छोटी मोटी असफलता आए तो उससे न घबराएं। यही जीवन है, यही जीवन का सार है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।